नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपेरेंट इन्फो में। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है सोशलाइजेशन, यानी कि आज हम जानेंगे समाजीकरण के बारे में। और इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चलिए अपना आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सोशलाइजेशन होता क्या है, मतलब कि समाजीकरण। तो आम तौर पर जो हमारी आम भाषा है उसमें अगर हम समाजीकरण का मतलब समझें तो क्या है कि हमारे जो रहन सहन का तरीका, कि हमें समाज में किस तरीके से पेश आना है और हमें समाज के जो बाकी लोग हैं उनके साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन करना है, ये सारी जो प्रक्रिया होती है ये क्या है, ये एक समाजीकरण की ही प्रक्रिया है। चलिए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। Socialization is a process by which individuals acquire the knowledge, language, social skills, and values to conform to the norms and rules required integration into a group or society। मतलब कि समाजीकरण क्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक समूह में या फिर समाज में आवश्यक एकीकरण के मानदंडों और भूमिकाओं के अनुरूप ज्ञान, भाषा, सामाजिक कौशल और मूल्यों को प्राप्त करता है। देखिए, ये बहुत हार्ड जो लैंग्वेज है जिसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें ओवरऑल सारी चीज़ें जो होती हैं समाजीकरण की वो समाहित हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रुप, समूह। देखो, जब हम अगर सोसाइटी का एक ग्रुप है, अगर हमें उसमें खुद को एडजस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उस ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम भी उस ग्रुप के मेंबर्स की तरह दिखाई दें। अगर हमारा जो तरीका होगा, स्टाइल होगा, एटीट्यूड होगा उस ग्रुप से अलग होगा तो क्या होगा, हम उस ग्रुप की तरह दिखाई नहीं देंगे और हम उस ग्रुप से अलग कहलाएंगे। इसलिए ये होता भी है आमतौर पे कि एक ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं उनमें चीज़ें बहुत सारी समानताएं होती हैं, इसलिए हम उन्हें एक ग्रुप में रखते हैं। दूसरा आता है समाज में आवश्यक एकीकरण, मतलब सोसाइटी के साथ में कैसे आपको इंटीग्रेट होना है। आप ऐसे तो नहीं हो सकते ना कि आप मान लो कि मैं समाज के कोई नियम, कायदे, कानून को मानूंगा ही नहीं, मेरी मर्जी होगी मैं वही करूंगा। तो ऐसे तो हमारी लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि हमें समाज में रहना है तो कुछ चीज़ें होती हैं समाज की जो हमें फॉलो भी करनी पड़ती हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम समाज की हर चीज़ों को अंधा अनुकरण करते हैं। दूसरी चीज़ हो गई मानदंड, यानी कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, जैसे इसमें आपका मॉरल वैल्यूज़ आती हैं कि आपको किस तरीके से पेश आना है, आपको छोटे के साथ में कैसे बिहेव करना है, जो आपसे बड़े हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है, उनको आपको ग्रीट करना है, ये सारी चीज़ें। और भी जो हमारे जेंडर रोल्स हैं वो भी हमारे इसी में आते हैं। और इसके अलावा जो लैंग्वेज हो गई, देखो हमें पता है इंडिया क्या है, एक डाइवर्सिटी है इंडिया में क्या है, विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है। यहाँ पे पग पे क्या होती है, संस्कृति, कल्चर और लैंग्वेज, खान पान सब कुछ चेंज होता रहता है। अगर हम नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ को हटा भी दें तो आप देखोगे गाँव का जो एक रहन सहन तौर तरीका होता है, वहीं जो शहर है उसका जो रहन सहन तौर तरीका होता है और जो थॉट्स होते हैं या जो कहें विचारधाराएं होती हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जैसे एक शहर का प्राणी है, उसको अगर गांव में जाके रहने को बोल दिया जाए तो उसको बड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो मतलब बिहेवियर होगा उसके प्रति बहुत डिफरेंट होगा। वो उससे अपेक्षा करते हैं कि वो गांव में आया है तो गांव के जो जैसे आम प्राणी होते हैं उनकी तरह ही बिहेव करे। अगर वो वैसे बिहेव नहीं करता है तो गांव में फिर जो लोग होते हैं बोलते हैं देखो वो व्यक्ति तो बाहर से आया है, शहर से आया है, मतलब अलग है। इस तरीके से क्या होता है, तो हमें समाज के साथ में मिलजुल के रहना पड़ता है, तभी हम उस समाज का एक हिस्सा कहलाते हैं। इसी को हम समाजीकरण बोलते हैं। तो आज हम समाजीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें दो हमारे मेन होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। उससे पहुंचने से पहले कुछ और चीज़ें भी हम पहले जान लेते हैं। देखिए, ये तो हो गया। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो क्या है कि सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन आर वेरी मच एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स टू बिकम ह्यूमन। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पर्क। अगर आप चाहें तो मैं उनकी डेफिनेशन को लिख देती हूँ, मैंने अलग से नोट डाउन नहीं किया है। एक मिनट बस मुझे फ्री पेज दिख जाए। हाँ, देखिए, एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं पर्क, जिनका नाम है, जिन्होंने कहा है कि मैन इज़
नॉट बॉर्न ह्यूमन, मतलब एक आदमी है, उसका जो जो जन्म है वो ह्यूमन के फॉर्म में नहीं हुआ है, बट टू बी मेड ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन बनने के लिए हुआ है। अगर आप इंसानों की जो हैबिट्स हैं उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप जानवर कहलाओगे। तो वही चीज़ है कि मैन इज़ नॉट बॉर्न ह्यूमन बट टू बी मेड ह्यूमन, मतलब मनुष्य का जन्म इंसान बनने के लिए हुआ है, बट टू बी मेड ह्यूमन। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि हम सब लोग पैदा होते हैं तो इंसान ही तो होते हैं। देखिए, इंसान होना और रियल में एक इंसान होने में बहुत फ़र्क होता है। ये बहुत लंबा विषय है चर्चा का, हम फालतू के जो टॉपिक है उन पे नहीं पहुँचेंगे, अपने मुद्दे पे आते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट था कि सोशलाइजेशन और इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरेक्ट ही नहीं होगे सोसाइटी के साथ में, आप बातचीत ही नहीं रखोगे तो क्या होगा, आप उस सोसाइटी में कभी एडजस्ट ही नहीं हो पाओगे। इसलिए समाज के साथ में घुल मिल के रहना ज़रूरी होता है। और साथ ही में एक आपने कहानी सुनी होगी, एक बच्ची थी जैनी, उसके जो मतलब पापा थे उन्होंने क्या किया कि जब वो 20 मंथ्स की थी तो उसके लिए जो टॉयलेट वाली चेयर होती है उसमें बांध के रख दिया और लगभग 12 सालों तक उसके वैसे ही रखा। तो इससे क्या हुआ कि वो सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट ही नहीं कर पाई और ना ही उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला। तो इससे जो उसका समाजीकरण है या इससे उसकी विकास की पूरी जो प्रक्रिया थी बहुत हद तक प्रभावित हुई। तो कहने का मतलब हमारा इन शॉर्ट में ये है कि सोसाइटी के साथ में इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सब ने गौतम बुद्ध की कहानी तो सुनी ही है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लॉर्ड बुद्ध का, सिद्धार्थ नाम था पहले तो उनका, जब तक मतलब वो बुद्ध नहीं बने थे तो उनके जो पापा थे वो क्या करते थे, उनको महल में एकदम अच्छी वाली लाइफ दिया करते थे। लाइफ के जो बाकी इमोशंस होते हैं, दुख, रोना, हंसना, पीटना, मतलब सॉरी हंसना, रोना, तकलीफ़ या बाकी जो भी इमोशंस हैं लाइफ में या दुनिया में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों के से कभी रूबरू नहीं होने दिया। और जब भी वो जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, जब वो बाहर घूमने जाया करते थे तो उनके पिता क्या करते थे, वो पूरे महल में एक अच्छी सी हैप्पी वाला मोमेंट क्रिएट करवाते थे पूरे अपने साम्राज्य में, कि अगर हमारा बच्चा बाहर जाए तो वो ये ना जान पाए कि रोना क्या होता है, कोई रोते बिलखते या तकलीफ़ में मिले ना। लेकिन फिर एक बार क्या हुआ कि जब गौतम बुद्ध बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पाते हैं कि एक उन्होंने 3 वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग देखे, एक रो रहा है और एक वहाँ पे बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठा है, वो खुश है, और तीसरा व्यक्ति था जो कि एक व्यक्ति की अस्थि निकल रही है, सॉरी डेड बॉडी जा रही है, तो वो वहाँ पे विलाप कर रहे हैं, परेशान बैठे हैं। तो इससे उनके अंदर बिल्कुल आत्मा उनकी झकझोर गई, क्योंकि वो कभी सोशली उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ ना, तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया को नहीं जान पाए इतने अच्छे से। मैं ये नहीं कह रही कि उनका सोशलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, लेकिन जिस वे में जो ओरिजिनल वे होता है ना कि बच्चे को ओरिजिनली होने तो वो चीज़ वाली चीज़ नहीं आ पाई। इससे उनके अंदर जो इमोशंस थे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। वही चीज़ है कि सोसाइटी के साथ में इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोसाइटी से बातचीत नहीं करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो ऐसे बच्चों को आगे समायोजित होने में बहुत तकलीफ होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि सोशलाइजेशन वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, मतलब समाजीकरण क्या है, समाज से समाज और संस्कृति में भिन्न होता है। सही बात है, हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, हम सबको पता है, यहाँ पे विभिन्नता बहुत है, बहुत सारे यहाँ पे रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, हर चीज़, हर व्यक्ति अपने धर्म को, अपने रीजन को, अपनी लैंग्वेज को फॉलो करने का राइट रखता है। तो जैसे हमारी इंडिया में अगर हम बात करें कि अगर कोई मेहमान आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो मतलब पुरुष लोग होते हैं वो उनका पैर छू के अभिवादन करते हैं, उनको मतलब वेलकम करते हैं। और वहीं लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करती हैं या फिर सिर झुका के। वहीं अगर हम बंगाल में देखें तो बंगाल में जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, पैर छूती हैं। जबकि यूपी की बात करें हम तो यूपी में क्या है, पैर छूना लड़कियों को अलाउ नहीं है, क्योंकि उनको एज अ गॉडेस, देवी के समान मानते हैं। तो हम ये देख रहे हैं ना कि बंगाल यूपी हैं तो दोनों इंडिया की पार्ट, लेकिन हर जगह पे अपने अपने डिफरेंट कल्चर होते हैं, उसी अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों का समाजीकरण होता है, वहाँ की संस्कृति को वो लोग अडॉप्ट करते हैं और आगे जनरेशन वाइज ले जाते हैं। फिर हमारा आता है बच्चों तीसरा पॉइंट है हमारा कि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट बिगिन फ्रॉम बर्थ एंड एंड विद डेथ, मतलब ये एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार होने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि आपका समाजीकरण 1-2 दिन, 4-5 दिन तक होगा या फिर 2-4 साल तक होगा। जब से आप धरती पे आए हैं, आपने जन्म लिया, तब से लेके जब तक आप जिएंगे तब तक हमारा ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। आप लाइफ में हमेशा नई नई चीज़ें सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं, खुद को ज़्यादा पहले से ज़्यादा अच्छा बना पाते हैं।
हाँ, तो वही चीज़ लिखी कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो जन्म के साथ ही शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। तो ये कुछ हमारा समाजीकरण पे था कि समाजीकरण क्या है, कुछ नहीं है, हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं, हम जो सोसाइटी के नॉर्म्स हो गए, जो कल्चर हो गया और जो रूल्स हो गए, जो चीज़ें मतलब बनाई गई हैं, हम उसको आगे लेके जाते हैं। जैसे एक जनरेशन से वो दूसरी जनरेशन में क्या होती हैं, जीन्स की तरह ट्रांसफ़र होती हैं। अगर सोचो, अगर हम हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़ को आगे ना बढ़ाएं तो वो चीज़ें क्या होंगी, एक जनरेशन से फिर दूसरी जनरेशन में जा ही नहीं पाएंगी। इससे क्या होगा, डिमोरलाइजेशन होगा, अनैतिकता वाली जो चीज़ें होंगी वो बढ़ती चली जाएंगी। वैसे भी सोसाइटी में बहुत सारी इलीगल चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए, ये था हमारा सोशलाइजेशन। इसमें हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि सोशलाइजेशन होता क्या है। हमें पता है कि हर व्यक्ति का अपने डिफरेंट एरिया, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सब का जो सोशलाइजेशन है एक ही रेट पर होगा। हाँ, जैसे यूरोप की बात करें तो वहाँ के जो वहाँ के नॉर्म्स होंगे, जो वहाँ की वैल्यूज़ होंगी, जो वहाँ के कल्चर्स होंगे वो बहुत डिफर हैं, जबकि इंडिया के भी बहुत डिफर है। इंडिया में तो अंदर ही इतनी डाइवर्सिटी है कि हमें बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो, हमारे मुख्य जो चीज़ें हैं जो इससे पूछी जाती हैं वो है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कि समाजीकरण के प्रकार। तो जो हमारी मेन टाइप होती हैं वो बच्चों दो होते हैं। एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक या फिर गौण समाजीकरण। तो देखिए, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये क्या होता है, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा क्लोज होता है अपनी फैमिली के, अपनी माँ के, मतलब ये इसमें आपके जो क्लोज वन होते हैं, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो वाले रिश्ते आते हैं। जैसे इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। पहली बात तो ये कब से स्टार्ट होता है, जन्म के साथ ही आपका जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो शुरू हो जाता है। वैन एन इन्फेंट टिल अर्ली चाइल्डहुड स्टेज एक्वायर द मोस्ट इंटेंस फॉर्म ऑफ कल्चरल लर्निंग। मतलब इस समय बच्चा जब शैशवावस्था से लेके जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वहाँ तक बच्चा क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। मतलब उसको वो क्या है, एक बिल्कुल कोरा कागज़ है। तो उसको आप क्या जैसे मोल्ड करोगे, जैसी डिज़ाइन पे डालोगे, जिस शेप में डालोगे, बच्चा उस शेप में ढल जाएगा। तो इस समय पे बच्चे का जो नैतिक भावना होती है, जो सांस्कृतिक चीज़ें होता है, अगर आप उसको जो उसकी संस्कृति है उससे जोड़ते हो तो बच्चा उससे जुड़ेगा। अगर आप बच्चे को क्या करते हो, उल्टी सीधी चीज़ें सिखा रहे हो तो बच्चा उन चीज़ों को सीख लेगा, क्योंकि इस समय बच्चे की सीखने की जो पावर होती है वो बहुत तेज़ होती है। इट मार्क द एक्वाजिशन ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड बिहेवियर पैटर्न। बच्चा इस समय क्या सीखता है, अपने घर में वो देखता है कि अगर पापा हैं, अगर वो घर में बाकी लेडीज से बुरी शब्दों में बात करती हैं तो वो सोचता है कि ऐसे शब्द बोलना समाज में एक्सेप्टेबल है। तो बच्चा भी क्या करता है, उन्हीं शब्दों को एक्वायर करता है, अपना जो ज्ञान है उन ज्ञान में उन्हीं शब्दों को इंक्लूड करता है। लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं है। तो इस समय बच्चा जिस परिवेश में रह रहा होता है, वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है, वहाँ का जो कल्चर होता है, वो सारी चीज़ें बच्चा बहुत गहनता से सीखता है और बहुत तेज़ी से अडेप्ट करता है। इससे बच्चे का एक बेसिक जो नींव होती है ना, वो बचपन में ही बन जाती है। बड़े होके क्या होता है, उस नींव पे इमारत बनाने का काम जो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो करता है। देखो, इसमें जो हमारी कुछ मेन चीज़ें और आती हैं बच्चों, पहले एक बार मैं हिंदी में और पढ़ दूँ। ये जन्म से शुरू होता है जब एक शिशु प्रारंभिक बचपन और तक, मतलब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज तक सांस्कृतिक शिक्षा का सबसे तीव्र रूप प्राप्त करता है। अगर आप उसको अगर वो एक छोटा बच्चा है 5-6 साल तक, अगर वो घर में देखता है कि मम्मी सुबह उठती हैं और फिर पूजा करती हैं, घंटी बजाती हैं एंड उसके बाद में खाना वाना खाती हैं, तो बच्चा क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सीखेगा। वो भी सुबह उठ के पूजा को मतलब इशारा करता है। बच्चे भी आपने अपने घरों में देखे होंगे, ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, पूजा वगैरह सीख जाते हैं, या जो भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करना वो शुरू कर देते हैं। ये भाषा और व्यवहार के पैटर्न के बुनियादी ज्ञान के अधिग्रहण को चिन्हित करता है। सही बात है, ये आपकी बेसिक नींव है ना, जो आपकी नींव डिज़ाइन करने का काम होता है बच्चे का, वो प्रारंभिक समाजीकरण में ही हो जाता है कि इसकी नींव कैसी होगी। जितनी स्ट्रांग जिस बच्चे का
नींव होती है उतना ही अच्छा उसका फिर आगे तक का जीवन की प्रक्रिया चलती है। देखो इस समय जो हमारी कुछ मेन चीज़ें इसमें और इंक्लूड होती हैं, जो बच्चे में भाव होता है ना वो हम का होता है, मतलब वो सब अपना समझता है। मम्मी तो होती ही है उसके लिए उसकी सबसे ज़्यादा क्लोज, क्योंकि एक बच्चे से सबसे ज़्यादा कनेक्ट उसकी माँ होती है, क्योंकि वो अपनी हर आवश्यकता के लिए क्या होता है, अपनी मम्मी पे डिपेंड होता है। फिर वो पापा को जानता है, पापा के क्लोज होता है, फिर उसके भाई बहन, उसके दादा दादी, नाना नानी आते हैं। तो इस समय उसके अंदर हम का भाव होता है, वो अपना पराया वाली जो फीलिंग होती है ना उसको नहीं समझता। अगर इस समय छोटा बच्चा है, अगर वो अपनी मम्मी से ज़्यादा दिन के 15 घंटे कोई और लेडी हैं जो उसकी केयर टेकर हैं, उसका देखभाल करती हैं, अगर उनके साथ बिताएगा तो वो बच्चा क्या करेगा, उनको अपनी मम्मी समझने लगेगा। फिर उसको नहीं पता कि उसकी मम्मी ये है नहीं है। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड होता है बच्चे का जिसके साथ में, वो उसको अपना समझने लगता है। आपने देखा भी होगा अपने आसपास में, क्योंकि इस समय बच्चे में हम की भावना होती है, उसे जहाँ से प्यार मिल रहा है वो वहाँ से प्यार ले रहा है। और बच्चा जिसके साथ में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, जब तक उसे ज्ञान नहीं कि ये इसकी माँ है या फिर ये इनके पापा हैं, उस वे में हम कह रहे हैं। और जो रिश्ते होते हैं यहाँ पे प्यार पे बेस्ड होते हैं। बच्चा कहाँ झुकता है, जहाँ दो लोग हैं, अगर उनमें से एक व्यक्ति बच्चे से प्यार से बात करेगा और दूसरा व्यक्ति बच्चे से गुस्से में बात करेगा, तो बच्चा ऑब्वियसली किसके पास जाना पसंद करता है, जो उनसे प्यार से बात करते हैं। इसलिए जो यहाँ के रिश्ते होते हैं प्रारंभिक समाजीकरण के, वो प्यार पे बेस्ड होते हैं। दूसरा आपसी एकता बहुत होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा अपनी फैमिली की बातें ना माने, और रक्त संबंधी रिश्ते ही पाए जाते हैं, क्योंकि 5-6 साल तक बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो उसके सिबलिंग्स हो गए, उसके मम्मी पापा हो गए या उसके घर के अदर मेंबर्स हो गए, उनके साथ ही इंटरेक्ट करता है। उसका जो बाहर वाला इंटरेक्शन है, जो उसका अपने घर की बाहर की दुनिया से, वो उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में स्टार्ट होता है। तो इसमें कुछ मुख्य बातें आती हैं कि इस समय जो भाव होता है वो हम का होता है, रिश्ते होते हैं प्यार पे डिपेंड होते हैं, प्यार पे बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि लालच है, स्वार्थ है, ये सारी चीज़ें इस समय नहीं होती हैं। और आपसी एकता भी होती है और रक्त संबंधी रिश्ते यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल्स बनते हैं बच्चों, वो होते हैं जैसे पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, नेबर्स हो गए, ये सारे हमारे इसमें आते हैं। और देखो पीयर्स वगैरह भी हो सकता है, लेकिन वो हमारा थोड़ा बहुत क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को वो किस तरीके से पुट कर रहा है। वैसे कुछ लोग हैं वो पीएस को भी प्राइमरी में ही इंक्लूड करते हैं। फिर हमारा आता है बच्चों सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए इसमें क्या होता है, इन लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, व्हेन, ये जो पीरियड है ये है आपका लेटर चाइल्डहुड वाला, एडोलसेंस का। व्हेन द चाइल्ड रिसीव ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूशनल और फॉर्मल सेटिंग सच एज स्कूल, मतलब बच्चा क्या है, संस्थागत या फिर औपचारिक जो सेटिंग होती हैं उनका प्रशिक्षण लेना शुरू करता है। छोटे पे क्या था, जो प्रारंभिक समाजीकरण था वो बच्चे के घर में ही हो रहा है। उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको खाना सिखाया जा रहा है, उसको नमस्ते करना सिखा रहे हैं, उसको अगर कोई घर में आए तो उसको नमस्ते करते हैं, उनके पैर छूते हैं, पानी वानी का पूछते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चा घर से सीख रहा है। और फिर जब ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा एंटर करता है तो बच्चा बाहर की दुनिया है उसको जानता है। तो उसमें क्या है, जो बाहर के फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे को मोल्ड करने का काम किया जाता है। इसमें स्कूल आ गए, स्कूल में जाता है बच्चा, शिक्षा पाता है, तो उस तरीके से अपने आप को उस परिवेश में ढालने का ही वो कोशिश करता है। यहाँ पे जो रिश्ते होते हैं ना वो नीड पे बेस्ड होते हैं। मतलब हमने प्राइमरी में पढ़ा बच्चे के आसपास कौन थे, जो उसके अपने थे, तो इसलिए वो प्यार पे बेस्ड थे। यहाँ पे जो बाहर की दुनिया से वो इंटरेक्ट हो रहा है, तो हमको पता है बाहर की दुनिया के रिश्ते होते कैसे हैं, नीड पे बेस्ड होते हैं। इसलिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जो रिश्ते होते हैं वो नीड पर बेस्ड होते हैं। दूसरा यहाँ पे जो भाव होता है, बच्चे में मैं वाला भाव आ चुका होता है, मतलब अहम केंद्रता होती है। बच्चा समझ मैं वाला जो भाव होता है वो यहाँ पे होता है बच्चे में, ना कि हम वाला। मतलब वो अभी जानता है कि मैं हूँ। अब ये नहीं है कि कोई और उससे अगर बाहर का व्यक्ति प्यार से आके बात कर रहा है तो उसका मन पिघलने वाला नहीं है कि मतलब उसने टॉफ़ी दी और वो उसके साथ घूमने निकल गया। लेकिन छोटा बच्चा क्या होता है, उसमें इतनी समझ नहीं होती, कोई आए उसको टॉफ़ी दे तो उनके साथ निकल भी जाते हैं। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन वो है जिसमें बच्चा बाहर के परिवेश को जान रहा है, बाहर की दुनिया से रूबरू हो रहा है। कुछ हमारे ये अंतर है, ये आप एक बार जरूर देखिए। देखो प्राइमरी क्या है, इसकी जो शुरुआत होती है वो घर से होती है, इसमें परिवार पड़ोस आते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी होता है सोशलाइजेशन, उसमें क्या होता है, परिवार के परिवेश से परे और बाहरी जो दुनिया है वो हमारी किस में आती है,
सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है। प्राइमरी में क्या होता है, हम का अभाव होता है, जबकि जो सेकेंडरी है वहाँ पे मैं का अभाव होता है। प्राइमरी में क्या होता है, एकता होती है, रक्त संबंधी रिश्ते पाए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, बचपन में ही तेज़ी से होना शुरू होता है। मतलब जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो बच्चे का बचपन में ही उत्तर बाल्यावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय तक उसकी बुद्धि इतनी डेवलप हो चुकी होती है ना, 5-6 साल का वो हो चुका होता है। हमको पता है जो सेकेंडरी जो हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है वो 6 से लेकर 12 तक होता है। प्राइमरी में क्या है, बच्चा मानदंडों और मूल्यों को आंतरिक रूप से सीखता है, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं सोसाइटी की, बच्चा उसको सीखता है। और सेकेंडरी में क्या है, बच्चे का बाहरी जो सोशलाइजेशन है कि कैसे उसको बाहर के लोगों से ट्रीट करना है, कैसे पेश आना। ये तो नहीं है ना कि वो बाहर के लोगों से जाएगा मारपीट करेगा, अगर वो तमीज़ से पेश नहीं आएगा तो क्या होगा, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी में खुद को एडजस्ट करने के लिए सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, कल्चर हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। प्राइमरी में क्या पढ़ा बच्चों हमने कि रिश्ते यहाँ पे प्यार पे बेस्ड होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी होता है उसमें रिश्ते नीड पे बेस्ड होते हैं। सही बात है, सेकेंडरी में क्या आप दुनिया भर में घूम रहे हो, तो हर कोई तो आपसे प्यार की बेसिस पे रिश्ते नहीं बनाता ना। लोग क्या करते हैं, हम ये वैसे भी पता है कि आजकल की दुनिया में लोग मतलबी बहुत हैं, तो यहाँ पे रिश्ते जो होते हैं वो नीड पे होते हैं कि यार तू मेरा काम निकाल दे, मैं तेरा काम निकाल दूँ। प्राइमरी में क्या होता है, माता पिता, परिवार, पड़ोस आदि ये सारी चीज़ें हमारी प्राइमरी में आती हैं जो बच्चे क्लोज है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी में वो चीज़ें आएंगी जो बच्चे के बिल्कुल क्लोज है। और जब बच्चा बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट हो रहा है वो उसका सेकेंडरी में आएगा। जैसे विवाह के बाद का हो सकता है, या पितृत्व हो सकता है, वृद्धावस्था हो सकती है, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। वैसे ये सब पूछता नहीं है। विद्यालय अगर आपका पूछा जाए तो विद्यालय भी आपका सेकेंडरी में आता है। और जो आपका परिवार है ना, ये आपकी पहली संस्था होती है। हालांकि एजेंसी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। देखिए, शिशु काल में समाजीकरण धीरे धीरे और बाल्यावस्था में तेज होता है। सही बात है, शिशु काल में बच्चे में अभी दिमाग इतना डेवलप नहीं हो पाया ना, उसे अभी इतनी समझ नहीं हो पाती है कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में आता है उसकी समझ, उसकी मैच्योरिटी, हर चीज़ बढ़ने लगती है ना, तो उसके अंदर ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है इसका भी विकास तेज़ी से होने लगता है, क्योंकि वो बाहर भी निकलता है, लोगों से इंटरेक्ट भी करता है, यहाँ पे वो पीयर ग्रुप में भी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, तो दोबारा उनको क्या डिस्कस करना। देखिए, 2 और होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा है, उसको मेन टाइप में इंक्लूड नहीं किया। मेन तो हमारी प्राइमरी है और सेकेंडरी, फिर हमारी ये कुछ एक्स्ट्रा आते हैं इसलिए इसे एक्स्ट्रा शॉर्ट डाला है। एक होता है हमारा बच्चों एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, मतलब कि प्रत्याशात्मक समाजीकरण। इसमें क्या होता है, इट रिफर टू द प्रोसेस व्हेन अ पर्सन रिहर्स फॉर फ्यूचर पोजीशन, ऑक्यूपेशन एंड सोशल रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल रिहर्सिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, मतलब ये उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति भविष्य के पदों, व्यवसायों और समाजीकरण के संबंधों के लिए पूर्व अभ्यास करता है। मतलब अपने फ्यूचर के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप रिहर्सल कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी एंटीसिपेटरी में आती है। जैसे अभी KVS का अगर इंटरव्यू में आप लोग जाओगे देने, तो वहाँ पे क्या होगा, उससे पहले आप लोग क्या करने वाले हो, उस इंटरव्यू से पहले एक मॉक इंटरव्यू होता है, उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो वो जो आपका जो मॉक इंटरव्यू है ना, वो हमारा एंटीसिपेटरी का ही पार्ट है। या फिर हम बोलें, एक और एग्जांपल देते हैं कि आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, जब वो घर में खेल रहा होता है तो वो अपनी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को ट्रीट करती है, वैसे ही बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को देखकर उसके पास जो टॉय है, जो डॉल है या फिर जो भी टेडी बियर है, उसकी माँ बनने की ट्राई करता है। वो आपने देखा होगा, अरे मेरे बच्चे दूध पी ले, कुछ इस टाइप से वो अपने डॉल या अपने टॉय के साथ में ट्रीट करता है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी माँ उसको वैसे ट्रीट करती है। तो वो अपनी माँ की एक्टिंग कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है, खुद को क्या समझ रहा है, उस टॉय का माँ समझ रहा है, बट ऐसा है नहीं। तो एंटीसिपेटरी क्या है, यहाँ पे आप रिहर्सिंग करते हो, किसी भी चीज़ की हो सकती है वो, चाहे आपकी फ्यूचर पोजीशन की हो, आपके ऑक्यूपेशन की हो, आपकी सोशल रिलेशनशिप की हो, आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ की। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट एकदम से कर दिया। जैसे आपका KVS का इंटरव्यू का जो है बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है, जो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। एग्जाम्पल मैंने ओनली इंग्लिश में लिखा है, ये वाला तो आप ध्यान रखना है इसका। फिर हमारा आता है रीसोशलाइजेशन, यानी कि पुनः समाजीकरण। इसमें क्या होता है, rejecting previous behavior pattern and accepting new ones so the individual can shift from one part of his life to another। मतलब कि जो आपका पुराना बिहेवियर है, जो आपका पुराने तौर तरीके हैं, उसको छोड़ के आप क्या करो, एक नए तौर तरीकों को एक्सेप्ट कर रहे हो। यही आपका क्या है, पुनः समाजीकरण। जैसे कि सपोज दैट कि बिकमिंग अ प्रिजनर और विडो अमंग अदर, मतलब दूसरों के बीच में
एक विडो होती है। विडो कब बनते हैं, मतलब जिसके हस्बैंड जब मर जाते हैं तो एक महिला क्या कहलाती है, विडो। जब वो विडो बन जाती है तो समाज में जो उसको रहने वहने की, जो पहले के टाइम में तो बहुत कस्टम्स थे जो बहुत हार्ड थे, अब तो चीज़ें फिर भी बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो उसको समाज में अलग तरीके से रखा जाता था। तो वो उसका क्या हो गया, एक नया समाजीकरण हो गया। मतलब वो जानती है कि उसको समाज में कैसे रहना है। स्टिल क्या हो रहा है, सोसाइटी के जो नए नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उसका दोबारा से रीसोशलाइजेशन हो रहा है। या फिर हम कहें कि इंडिया का एक व्यक्ति इंडिया का है जो 25 ईयर्स का है अप्रॉक्स, ठीक है। अब वही व्यक्ति यूएस चला गया, ठीक है। तो यूएस जाके क्या हुआ, वहाँ पे क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, रीसोशलाइजेशन होगा, क्योंकि वहाँ की जो नॉर्म्स होंगी, वहाँ की जो वैल्यूज़ होंगी बिल्कुल डिफर होंगी ना। उसने जो अब तक सीखा है वो सारी चीज़ें वहाँ पे काम नहीं आएंगी, ना ही यहाँ की लैंग्वेज, ना ही यहाँ के कल्चर, ना ही यहाँ की कोई और चीज़। यहाँ का इवन जो मनी है वो तक तो वहाँ पे डॉलर होती है, हमारे यहाँ रुपये चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें पड़ जाती हैं जो फ़र्क पड़ डालती हैं। तो ये क्या कहलाता है कि मतलब वो व्यक्ति, अब ऐसा तो है इनकी 25 साल का व्यक्ति है, उसने कुछ लाइफ में सीखा ही ना हो, या उसको सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, ये सब ना आता हो। लेकिन जब वो एक नई जगह जा रहा है तो वहाँ की जो पूरा कल्चर है, पूरी सोसाइटी ही चेंज है। तो क्या करना होगा उसको, उस सोसाइटी में अपने आप को डालने के लिए दोबारा से उसको अपने पुराने तौर तरीक़ों को छोड़कर रीसोशलाइजेशन की प्रोसेस को अपनाना होगा। इसी को हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। ये हिंदी में भी लिखा है, पिछले व्यवहार पैटर्न को अस्वीकार करना और नए को स्वीकार करना, ताकि व्यक्ति अपने जीवन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित हो सके। सही बात है। अब एक बात बताइए, अगर आप सोसाइटी, ये तो फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो हो गया है, कुछ 2-4 बातें और बता रही हूँ कि जो सोशलाइजेशन है उसमें अगर आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट नहीं करोगे तो आपको अलगाववादी कहा जाएगा। अलगाववादी किसको कहते हैं, जो भैया समाज की जो नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उसको फॉलो ना करता है, मैं तो अपनी धुन में सवार दूँगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते ना। और डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती है। चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। उससे पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम उसको भी निपटा लें। एक तो बहुत बड़ा हो रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन विद रेफरेंस टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ है। रिजेक्टिंग सोशल नॉर्म्स, क्या सोशलाइजेशन ये कहता है कि जो सामाजिक मानदंड हैं उनको हम खारिज करें, ये तो बिल्कुल बेकार बात हो गई, ये तो गलत हो गया पहला ऑलरेडी। दूसरा हमारा है बच्चों की अडेप्टिंग एंड एडजस्टमेंट विद सोशल इन्वायरमेंट, मतलब सामाजिक परिवेश के साथ अनुकूलन और समायोजन करना, कि जैसे परिवेश में हो आप उसको अकॉर्डिंग खुद को ढाल रहे हो। तो इन द शॉर्ट वे जो सोशलाइजेशन है वो हमारा कुछ हद तक ऐसी ही बात करता है। तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं फिलहाल। सिंपली फॉलो सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों का पालन करना, ये तो कोई बात नहीं होती। हम सिर्फ मतलब सामाजिक मानदंड हमारे कुछ रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो हम आंख बंद करके तो फॉलो नहीं कर सकते। तीसरा होता है, चौथा है डेवलपिंग सोशल नॉर्म, सामाजिक मानदंडों का विकास करना। हमें विकास करने का काम नहीं दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ क्या है। तो सबसे अच्छा जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा बी वाला, कि अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट विद सोशल एनवायरनमेंट। जिस भी सामाजिक परिवेश में आप हो उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना सबसे बेस्ट होता है ना। अगर आप गांव में रहते हो तो अगर आप गांव जाते हो तो आपको गांव के जो तौर तरीके हैं उस अकॉर्डिंग अगर आप रहोगे तो गांव के लोग के साथ में आपका जो मेल मिलाप होगा वो बढ़ेगा। आपने देखा होगा बहुत बार टीवी वगैरह में काफ़ी फेमस जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो जिस देश में जाते हैं उस देश के अकॉर्डिंग बेस बना लेते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों से वो कनेक्ट हो पाएँ। तो ये चीज़ें बहुत हद तक मैटर करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपिंग वैल्यू इन सक्सेस इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन, कि सफलता में मूल्यों का विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है। कि भैया सफलता में मूल्यों का विकास मतलब जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो किस पर निर्भर करती हैं। गवर्नमेंट पर तो कोई बात नहीं होती है, ना ही सोसाइटी पर या फैमिली पर या शिक्षक पर। देखो सबसे पहले जो बेसिक मूल्य हैं, बेसिक वैल्यूज़ हैं, बच्चा कहाँ से सीख रहा है। बच्चा अपने प्राइमरी सोशलाइजेशन से सीखता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आता है, उसका फैमिली आती है, उसका परिवार आता है। परिवार से तो वैल्यू सीख रहा है, उसके बाद हाँ उन वैल्यूज़ को और ज़्यादा अच्छे से उन पे वर्क करता है सोसाइटी में जाके। लेकिन मेन जो नींव रखी जाती है वैल्यूज़ की वो तो उसका परिवार ही रहता है ना।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फैमिली ना कि सोसाइटी। सोसाइटी तो बाद में आ रही है ना, पहला जो फैक्टर है वो फैमिली है, फैमिली के बाद बच्चा सोसाइटी में गया। तो बच्चे ने यहाँ पे कुछ तो सीखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 3 4 5 साल तक बच्चा बिल्कुल कोरी प्लेट था जिस पे कुछ मतलब लिखा ही नहीं गया। तो बच्चा घर में सीख जाता है बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्ट वे में, हर चीज़ उसको सिखाई थोड़ी जाती है। फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, Om Prakash, a teacher of class 10th, involve his student in various groups activities. This process will facilitate the student learning and also help in मतलब कक्षा 10 के शिक्षक हैं ओम प्रकाश अपने छात्रों को विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल करते हैं। ये प्रक्रिया छात्र को सीखने की सुविधा प्रदान करेगी। मतलब एक टीचर क्या कर रहा है, अपने स्टूडेंट को बहुत सारी जो आपके को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उसमें ऐड कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो ये किस चीज़ में हेल्पफुल होगा, सोशलाइजेशन में, वैल्यू एजुकेशन में मतलब नैतिक शिक्षा में, या फिर एग्रेशन में, या फिर इंडिविजुअलाइजेशन में मतलब व्यक्तिकरण में। ये तो कोई बात नहीं होती, एग्रेशन भी नहीं आएगा। यहाँ तो बच्चा सीख रहा है। तो जब बच्चा ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, लोगों से बात कर रहा है, 4 लोगों से, तो ये उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सोशलाइजेशन, और सोशलाइजेशन में ही हमारा वैल्यू एजुकेशन भी समाहित होता है। फिर आता है हमारा सोशलाइजेशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज समाजीकरण महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है हमारा समाजीकरण होना, देखिए इट इंश्योर दैट वी आर बाउंड बाई रूल्स ऑफ सोसाइटी। ये सुनिश्चित करता है कि हम समाज के नियमों से बने हैं। अगर उसे सिर्फ सोशलाइजेशन को यही सुनिश्चित कराना होता तो मॉरल साइंस की तरह एक और किताब भी हमारी होती इसी पर बेस्ड, पूरी सोशलॉजी होती भी है वैसे। इट अलाउ अस टू ओवरकम आवर इनेट बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट। यह हमें अपनी जन्मजात जैविक प्रवृत्ति को दूर करने की अनुमति देता है। ये तो कोई बात नहीं हो गई, किसी की भी जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होती है वो कभी उससे दूर नहीं होते हैं, हमने पढ़ा ये चीज़। और इस पर तो इन्वायरमेंट भी कोई फ़र्क नहीं डाल पाता है, ये भी रॉन्ग हो गया। इट फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ मेल एंड फीमेल रोल्स इन सोसाइटी। समाज में पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं की सीखने की सुविधा प्रदान करता है। या फिर इट शेप आवर आइडेंटिटी एंड सेल्फ। ये हमारी पहचान और हमको आकार देता है। सही बात है, समाज क्या करता है, आपको पहचान दे रहा है ना। आप इंडिया से किसी दूसरे देश में जाते हो तो आप क्या बोलते हो, आई एम इंडियन। तो इंडियन क्या है, आपकी पहचान है कि आप इंडियन हो। इसने आपकी क्या बनाई, आइडेंटिटी बनाई है। दूसरे देश में आप जा रहे हो या फिर आप अपने शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, वहाँ पे कोई फलाना व्यक्ति आपसे पूछता है कि भाई तुम कहाँ से आए हो, तो तुम जो भी अपना शहर का नाम बताते हो वो शहर तुम्हारी क्या है, पहचान है ना। वो शहर किसका हिस्सा है, समाजीकरण का ही तो हिस्सा है। समाज से तो परे कुछ भी नहीं होता हमारा। समाज में रहना है तो समाज के कुछ कायदे कानून को मानना पड़ता है। तो ये क्या करता है, हमारी आइडेंटिटी को शेप देता है। यानी कि डी वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। In studies of peer status and popularity, members of which peer status group have the greatest adjustment problems। मतलब कि सहकर्मी की स्थिति और लोकप्रियता के अध्ययन में किन सहकर्मी समूह के सदस्यों में सबसे ज़्यादा समायोजन की समस्या होती है। मतलब पीयर्स ग्रुप में पॉपुलरिटी का अगर हम स्टडी करते हैं तो किन पीयर्स ग्रुप में सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसको हमने रिजेक्ट किया है, या फिर कंट्रोवर्शियल, या फिर निगलेक्टेड, या फिर एवरेज। देखो एवरेज वाला होगा उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो हर जगह एडजस्ट हो जाएगा, पॉपुलरिटी भी होगी। तो ये तो रॉन्ग हो गया। अपेक्षित होगा, कंट्रोवर्शियल होगा, रिजेक्टेड। देखो इन तीनों बहुत सिमिलर हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बेस्ट है वो हमारा होगा रिजेक्टेड वाला। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को एकदम रिजेक्ट कर दिया फिर उसको चांस ही नहीं मिलेगा ना कि आने का भी। जैसे अगर आपको कहीं जाना है और अगर कोई आपको मना कर दे तुम नहीं आ सकते, तो क्या हुआ, आपको अपनी स्किल दिखाने का एक चांस तक नहीं मिला वहाँ पे। जबकि कंट्रोवर्शियल है तो विवादास्पद में क्या हो गया, हो सकता है ना वो कंट्रोवर्सी जो कंडीशन थी वो बाद में सही हो जाए और आपको चांस मिल जाए। तो ये तो फिर भी हमारा हो सकता है। लेकिन ये निगलेक्ट करने वाला क्या है, हो सकता है कि आज उसका मूड ख़राब था तो उसने निगलेक्ट किया, कल को मूड अच्छा हो गया तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन रिजेक्ट करने का मतलब क्या, अगर आपको एक बार रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा आप मतलब उस वाली लाइन में एंटर ही नहीं हो सकते, आपको मौका ही नहीं मिलेगा अपनी स्किल को शो करने का। तो ये हमारा यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, इसलिए ए वाला करेक्ट होगा। बाकी ये तीनों हैं बहुत सिमिलर, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है। ये हमारा लास्ट है क्या, हाँ ये वाला लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग खुद दोगे। द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। मतलब सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है
थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल के दौरान ऐसा तो नहीं कि हमेशा उसका एकदम क्रूशियल वाला समाजीकरण चलता है, या फिर ड्यूरिंग एडोलसेंस, या फिर ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, या फिर ड्यूरिंग अडल्टहुड, किशोरावस्था के दौरान। देखो ये वाली डी वाले की हिंदी गलत लिखी है, इसलिए इंग्लिश देखना ओनली। अब देखो हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो कठिन अवस्था होती है वो कौन सी होती है, जिसमें बच्चे का उसकी इमोशंस पे काबू नहीं होता है, उसमें उत्तेजना भरी होती है, क्रोध, दोष, ये सारी भावनाएं बहुत प्रबल होती है, वो हमारी किशोरावस्था होती है। तो ऑब्वियसली जो हमारा ऐसी जो अवस्था किशोरावस्था में क्या होगा, जो बच्चे का समाजीकरण होता है बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि बच्चा संवेगों से बिल्कुल भरा बड़ा होता है। उसके जो रोम रोम में क्या होते हैं, संवेग भरे पड़े होते हैं, और एकदम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है। गुस्सा भी बहुत तेज़ है, फिर प्यार भी बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ कैसी होती है, एक्सट्रीम लेवल पे इमोशंस होती हैं इस समय उससे। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा, मैंने इवन खुद ही आपको बता दिया, एडोलसेंस होगा, किशोरावस्था होगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप याद रखिएगा। तो आज की हमारी कहानी इतनी सी थी बस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। बाकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि क्या आगे हमें और नई चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ें, आज की जो हमारी चीज़ें थी वो बस इतना था कि हमने जाना प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या आता है। कल हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंट के, जो इसमें एजेंसीज आती हैं, हम उनके बारे में कल जानेंगे। एंड अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम का, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमसे कनेक्टेड रहें। आपको जो भी मैटर दिया जाता है वो बहुत ताक झाँक करके, वो एनालाइज करने के बाद ही दिया जाता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने का। एंड थैंक यू सो मच, हमसे जुड़े रहें।